स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं? तो अगर इसका सिंपल से हम एक्सप्लेनेशन सुने, सो सेल को हम एक स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यही सेल्स आपस में कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या ऑर्गेनिज्म बॉडी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट। ये तो समझ में आया कि सेल को हमने स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, क्योंकि यही सेल्स आपस में मिलके ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। बट व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल यूनिट? वी कॉल सेल फंक्शनल यूनिट बिकॉज बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन or other type of functions are performed due to cells। आगे चलते हैं। All organisms, including ourselves, are made up of microscopic cell। सेल्स को हम माइक्रोस्कोपिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल्स का साइज़ बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसीलिए सेल्स को विजुलाइज करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की नीड होती है। These cells perform activities which contribute to the overall task of an individual। जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी डिफरेंट टाइप के एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन सभी की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं और यही सभी एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं टू मेक द ओवरऑल टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ ऑल्सो टू नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट लाइफ एज सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी अ प्लांट, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग, सभी की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। चाहे वो आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना बने, बट वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग भी होगी एक सिंगल सेल से। The same cell undergoes repeated divisions to give rise to a large cell of mass. For example, after the fusion of male and female gamete, there is a production of single cell which we called zygote। zygote क्या है? यहाँ पे एक सिंगल सेल है। अब इस zygote के अंदर सेल डिवीजन होगा, जिससे ये ज़ायगोट एक ह्यूमन फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ह्यूमन फीटस क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना किससे था? एक सिंगल सेल से, विच इज़ ज़ायगोट। फर्दर द सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर वेरियस टास्क such as those of giving support, producing secretion and carrying out numerous life activities। For example, अगर हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट सेल्स की बात करें, वो सेल्स जिन्होंने मिलके हमारे हार्ट को क्रिएट करा है, तो उन सेल्स का सिर्फ और सिर्फ काम होगा ब्लड को पंप करना हार्ट में, उसको रिसीव करना बॉडी पार्ट से और उसको ट्रांसफ़र करना हमारे होल बॉडी में।
अगर हम लिवर सेल्स की बात करें तो लिवर सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं अपने अलग फंक्शंस के लिए। अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रेटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं वहाँ पे सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के लिए। इसी तरीके से हर एक ऑर्गन की सेल स्पेशलाइज्ड होती है अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वो फंक्शन हो सकता है बॉडी सपोर्ट के लिए भी, या बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम्स के सिक्रीशंस के लिए भी, या डिफरेंट तरीके के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी। नेक्स्ट, cells, a basic study in biology. You have already read about cell in some details in class 9th. However, it is necessary to refresh your knowledge for a proper understanding of several aspects of biology which especially constitute the class 10th syllabus. इसमें ये कहा गया है कि क्लास 9th में आपने सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको, क्योंकि आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा। बट अब ब्रीफ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में। सो यहाँ पे सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी किसकी बनी हुई हैं? सेल्स की बनी हुई हैं। और सेल्स क्या है? इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life. The cells is the structural and functional unit of the body. सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होके टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं। वो टिश्यूज़ आपस में ज्वाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, और वो ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल या एक इंसेक्ट या एक प्लांट को फॉर्म करता है। तो उसकी बेसिक स्टार्टिंग किससे हुई थी? सेल से हुई थी। इसीलिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी सेल्स हैं, it may be a heart cell, brain cell, kidney cell, liver cell, etc. इन सभी का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी सेम होगी, बट डिफरेंस क्या होगा? इनका फंक्शन। ऑल लिविंग बींग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लाइन क्या कह रही है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी अराइज हुए, फॉर्म हुए किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वो होती हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट, सेल्स। हाउ मैनी? कितने सेल्स हैं? लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। जितना बड़ा साइज़ किसी ऑर्गेनिज्म का होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स उस बॉडी में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक वॉल बनाते हैं। इस वॉल को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से काफ़ी सारे ब्रिक्स को जॉइन कर करके एक वॉल क्रिएट होती है। अगर ये ब्रिक्स ही ना हो तो ये वॉल क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स एक्ट कर रही है एक सिंगल यूनिट की तरह। सिमिलरली हमारी बॉडी को क्रिएट करने के लिए भी इन्हीं सिंगल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम सेल कहते हैं। अब इस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी ये डिपेंड करता है इस वॉल के साइज़ पे। अगर ये वॉल 10 मीटर की है इन हाइट तो इसमें अप्रॉक्स हम अज्यूम कर लेते हैं 1000 ब्रिक्स लगी। बट अगर इसका साइज़ हमने और इंक्रीज़ करके हम 10 मीटर ले गए तो मे बी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ ब्रिक्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। सिमिलर चीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है। जितना लार्जर ऑर्गेनिज्म का साइज़ होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ
माइक्रोस्कोपिक सेल्स। सेल्स को माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल्स का साइज़ बहुत ही माइन्यूट होता है और इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सम लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ जस्ट वन सेल लाइक द बैक्टीरिया एंड अमीबा, while the larger plants and animals are composed of billions of cells. So यहाँ पे हमने ये देखा कि बैक्टीरिया और अमीबा ये एग्जाम्पल्स लिए गए जो कि एक सिंगल सेल के बने हुए हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हियर द वर्ड यूनि मीन्स सिंगल or one and cellular means cell. So unicellular organisms are living organisms made up of only single cell are called unicellular organisms. Examples are amoeba, paramecium, bacteria, chlamydomonas, etc. Next, multicellular organisms. Majority of living organisms are made up of millions or billions of cells are called multicellular organisms. वो organisms जो कि साइज़ में बड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। नाउ द एग्जांपल्स आर वॉलवॉक्स, रोज, मस्कीटो, मैंगो, ह्यूमंस। यहाँ पे एक एंट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसका भी साइज लार्जर है, तो वो भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, सेल्स, हाउ स्मॉल? सो सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। Smallest cell are certain bacteria, red blood cells in the human body, etc. Smallest cell कौन सी हैं? बैक्टीरिया की सेल हैं and red blood cells in human body. The longest cell is nerve cell. Nerve cells क्या होती हैं? जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का हमारी नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज आवर नर्व सेल जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में इस पोर्शन को हम सेल बॉडी कहते हैं। दिस इज एक्सॉन एंड this is डेंड्रॉन्स। डीप न्यूरॉन्स के बारे में आप इसी स्टैंडर्ड में समझेंगे। नाउ द लार्जेस्ट सेल आर द बर्ड्स एग। जो लार्जेस्ट सेल है उसे हम बर्ड्स एग्स होते हैं वो, और बर्ड्स एग का भी कौन सा पार्ट? येलो स्फेरिकल पार्ट जो होता है ये होता है लार्जेस्ट सेल। Example, ostrich egg. Before development begins in it, the largest single cell of the living world today. The white portion, which is albumin of the egg and the egg shell, are extra parts of the actual egg as it passes down the reproductive tract. An average-sized adult human is composed of approximately 200 different types of cells. Adult human beings में 200 different type की cells होती हैं जिनका different function होगा। मीन्स हार्ट के लिए different type की cell होंगी, ब्रेन के लिए different type की cell होंगी, किडनी में different type की cells होंगी, लिवर में different type की cell होंगी, एक्सेट्रा। और इन सभी cells का अपना अलग function होगा। 37 to 2 trillion सेल्स इन द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन की पूरी बॉडी में अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। 100 बिलियन नर्व सेल्स इन द ब्रेन कॉर्टेक्स। ब्रेन में
अराउंड 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एंड 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट सेल शेप की बात करते हैं। सो डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल आर ऑफन रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म। अगर डिफरेंट शेप के सेल्स होंगी तो उन शेप के अकॉर्डिंग ही उनका डिफरेंट फंक्शन भी होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप में होती हैं। क्यों? बिकॉज इन्हें क्या करना है, इन्हें ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास आउट होना है और इनको अपने थ्रू ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट, वाइट ब्लड सेल्स आर amoeboid, which is amoeba-like movement with pseudopodia that can squeeze out through capillary wall. White blood cells are amoeba-like movement. Amoeba-like movement means जैसे कि हमने ये हमेशा से पढ़ा है कि अमीबा का कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होता है। अमीबा हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करता रहता है। सिमिलरली वाइट ब्लड सेल्स अमीबा की तरह एक्ट करते हैं, अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं और फॉल्स सूडोपोडिया क्रिएट करते हैं। सूडोपोडिया क्या होता है? ये फॉल्स लेग्स होते हैं जिसको वो यूज़ करता है अपने मूवमेंट के लिए, दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स। एंड वाइट ब्लड सेल्स केपेबल होते हैं कि वो कैपिलरी वॉल्स से स्क्वीज आउट हो जाए, मीन्स बाहर निकल जाए। नाउ nerve cells are long to conduct impulse from distant parts of the body to the brain and vice versa. nerve cells का क्या काम होता है? nerve cells ये impulse को conduct कराती हैं। For example, ये हमारा hand है और यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की इंजरी हुई। अब इस इंजरी का इम्पल्स हमारे ब्रेन तक लेके जाने का काम है नर्व्स का। ये नर्व्स इम्पल्स लेके जाएंगे ब्रेन तक कि यहाँ पे हमें इंजरी हुई है और अब मुझे पेन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे पेन हो रहा है, इसका इम्पल्स लेके जाने का भी काम किसका है? नर्व्स का। अब इसका इम्पल्स लेके गई ब्रेन से हैंड तक नर्व्स और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने रिएक्ट करा कि हमें कौन सा अपने इमोशन शो करना है वहाँ पे। दिस इज़ द एक्शन, सॉरी, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। नाउ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटल पोर्स इन द लीव्स आर बीन शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज इट। ये हमारा प्लांट का स्टोमाटा है जहाँ पे इस तरीके से गार्ड सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स। दीज आर गार्ड सेल्स इन लीव्स। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने डायग्राम शो करा है एनिमल सेल का एंड प्लांट सेल का। सो इन एनिमल सेल देयर इज सेल मेम्ब्रेन एंड इन प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक लेयर और है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इट मीन्स प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। आफ्टर दैट देयर इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो पोर नज़र आ रहा है इस पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस पोर के थ्रू न्यूक्लियस जो है अपने जो मटेरियल्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म में भेजता है और साइटोप्लाज्म में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसे वो अपने अंदर लेता है। इन अ शॉर्ट,
nuclear pores are responsible for the exchange of material from nucleus to cytoplasm and from cytoplasm to nucleus. न्यूक्लियोलस ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जिस तरीके से सेल के पास अपनी मेम्ब्रेन होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल की आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी अपनी एक कवरिंग लेयर है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. आफ्टर दैट ये जो बाकी का पूरा पोर्शन है जहाँ पे इतने सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी एरिया होता है जिसमें हमारे सारे सेल ऑर्गेनलीज फ्लोट करते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. नाउ हियर इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज also called powerhouse of cell. Why? Because mitochondria is responsible for performing respiration for cell. After that, here is Golgi body. Golgi body का क्या काम होता है? Golgi body का काम होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं उन सभी की पैकेजिंग का काम करता है Golgi बॉडी. नेक्स्ट सेंट्रियोल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. Rough endoplasmic reticulum is responsible for the production of protein. Why? Because of presence of ribosome on its outer surface. A smooth endoplasmic reticulum is responsible for the production of lipids. Next, plant cell की तरफ चलते हैं. सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या नोट करा था कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, वहीं प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, सेम एनिमल सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के भी पास सेल मेम्ब्रेन है. इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के पास. क्यों? वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है जब प्लांट सेल पे बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर लगता है. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन का भी सेम वर्क है जो उसका एनिमल सेल में था. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. रिस्पॉन्सिबल फॉर photosynthesis by chlorophyll. Next is smooth endoplasmic reticulum, Golgi body and nucleus. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हर एक सेल के पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में बताया गया है. सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद उनके चीफ फंक्शंस को देखेंगे. यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल. वाई? बिकॉज इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि अगर ये हम अज्यूम करें एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल पे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल की होगी. उसके बाद जो इनर लेयर होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. नाउ cell membrane is very thin and flexible and a living membrane. अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है
तो वो उसके सेल मेम्ब्रेन से हमें समझ में आएगा। क्योंकि सेल वॉल के अंदर जब सेल के अंदर वाटर एंटर होता है तो सेल जो होती है वो स्वेल कर जाती है, और जब उसके अंदर से वाटर एग्जिट होता है तो सेल जो है फिर वो अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल की वो उसको आई है उसके सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। नाउ सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स किस लिए होते हैं? ये पोर्स होते हैं ताकि सेल अपने सराउंडिंग से मटेरियल्स का एक्सचेंज कर सके। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, इट मीन्स कि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर एंट्री देगी। सेलेक्टिव मटेरियल कैन एंटर द सेल। through cell membrane, and cell membrane is made up of lipoprotein. अब इसके चीफ फंक्शंस देखते हैं। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सेल वॉल क्या कर रही है? ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या न्यूक्लियस है इन सभी को सेपरेट करती है। regulates the entry of certain solutes and ions। सेल मेम्ब्रेन और क्या कर रही है? इसके पास जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उन पोर्स की हेल्प से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के पास जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उन पोर्स के थ्रू सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस की एंट्री को रेगुलेट कराती है। नेक्स्ट, मेंटेन शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की शेप को भी मेंटेन रखती है, बट ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल विच प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? ये एक लिविंग मेम्ब्रेन थी। सेल वॉल कैसी? एक नॉन लिविंग लेयर है। फ्रीली परमिएबल है, इट मीन्स ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को सेल के अंदर ईजिली एंटर भी कराती है और उसको बाहर भी जाने देती है अपने सराउंडिंग्स में। मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इट्स चीफ फंक्शन इज इट गिव्स रिजिडिटी शेप टू प्लांट सेल। सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है, मीन्स बहुत ही टफ होती है अपने शेप में, ये अपना शेप कभी भी नहीं चेंज करती है। वहीं सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, ये अपना शेप जो है ये चेंज करती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ इट अलाउ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। सेल वॉल क्या फंक्शन करा रही है? नेक्स्ट, ये अपने सराउंडिंग में जितना भी सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में उसकी एंट्री को और लिव को अलाउ करती है फ्रॉम द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वर्क क्या है सेल वॉल का? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।